हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ब्लैक बुक का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि 1 लाइनियर है, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कहेगा तो श्री गुप्त को माना जाता है। वही कहेगा गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्तों की राज कह रहा है कि गुप्तों की राज दरबार की भाषा क्या थी? तो राज दरबारी जो भाषा थी ये हो जाएगी संस्कृत। गुप्त काल में चांदी के कह रहा है कि कौन सा सिक्का जारी किया गया था? तो चांदी में सिक्का जो जारी किया गया था ये हो जाएगा रूपक, और जो सोने के सिक्का था उसे दिनार कहते थे। किस राजवंश के सिक्कों से संगीत के प्रति उनके प्रेम का पता चलता है? तो ये हो जाएगा गुप्त राजवंश। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया? तो ये बजाते थे बीड़ा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में सिक्के खाली स्थान में जारी किए गए थे। तो ये जारी किए गए थे सोने के सिक्के। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। पहली बार सोने के सिक्के कौन जारी किए थे? तो हिंद यूनानी और शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण वंश के शासक। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त वंश के शासक। किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को। अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गुप्त काल से। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? तो ये हुआ था गुप्त काल में। किस काल में? तो गुप्त काल में अजंता की गुफाओं के निर्माण हुआ था। गुप्त काल के चित्रकारी के सर्वोत्तम नमूने किस स्थान पर देखे जा सकते हैं? तो ये देखे जा सकते हैं अजंता में। गुप्त वंश क्यों प्रसिद्ध था? तो ये कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से किस शहर को दहेज के रूप में प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किए थे पाटलिपुत्र शहर को। लिच्छवी दहेत्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त शक की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम किए थे। महाराजा अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त वंश के शासक कौन था? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम का गुप्त शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। अपनी जीत के कारण भारत के नेपोलियन किसे कहा गया? तो ये कहा गया है समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपाधियों दर्ज है जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये दर्ज है इलाहाबाद स्तंभ में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की? तो ये किए थे हरिसेन या हरिसेना ने। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में जंगरोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। वराहमिहिर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खगोल विज्ञान से। गुप्त काल में एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था वो कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट, और ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है धन्वंतरी को। कौन सा साहित्यिक कार्य शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मेघदूतम, जिसकी रचना कौन किए थे? तो कालिदास किए थे। किस गुप्त राजा ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ये थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में पहली बार हुणों के आक्रमण हुआ था।
सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त करवाए थे। गुप्त काल के बाद कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित था? तो ये बिहार में। पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया? तो पंचतंत्र की रचना किए थे विष्णु शर्मा। खाली स्थान एक गुप्त शासक था, तो विक्रमादित्य ये क्या थे? तो एक गुप्त शासक थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने कौन सी पुस्तकें लिखी है? तो ये लिखे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमावर्षियम और कुमार संभवम। कुमार यह हो जाएगा कुमार संभवतम। मालविकग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे कालिदास। मालविकग्निमित्रम के लेखक हो जाएंगे कालिदास। खाली स्थान राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे संस्कृत में लिखा गया था। कौटिल्य को पारंपरिक रूप से इसके लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है, तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे संस्कृत में लिखा गया था। कौटिल्य को पारंपरिक रूप से इसके लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है, तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में ये सब कहा गया है। आगे हो जाएगा, सबसे पहले कह रहा है कि पी के मान की गणना किसने की थी? सबसे पहले पाई के मान की गणना किए थे आर्यभट्ट। जो पाई के मान है ये सबसे पहले गणना किए थे आर्यभट्ट। वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो बृहद संहिता लिखे हैं। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था दिनार, और जो चांदी के सिक्के थे उसका नाम हो जाएगा रूपक। कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे? तो ये हो जाएंगे हरिसेन। कहीं कहीं ये जो राइटिंग है गलत दिया गया, हरिसेन होगा यहाँ पे। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे कालिदास। खाली स्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे, तो यह हो जाएंगे कौटिल्य। कौटिल्य जो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे महाविहार के नाम से भी जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुमार गुप्त किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसके पुत्र समुद्रगुप्त हुए। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो उसके पुत्र समुद्रगुप्त, जिसे भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे? तो ये थे विष्णुगुप्त। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था? तो ये ऑप्शन अनुसार है, इसमें हो जाएगा सूर्यदास। गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात योग्य नहीं था? ये हो जाएगा टीन। सुल्तानगंज, जो कि बिहार में भागलपुर के पास है, सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा किस काल की है? तो ये गुप्त काल की है। किस काल की? तो गुप्त काल की है। ब्रह्मगुप्त ने किसको संदर्भित करने के लिए कुट्टा कह रहा है कि कुटक्का और कुटक्का गणिता शब्दों का इस्तेमाल किया था? तो ये किए थे बीजगणित के लिए। प्रसिद्ध गुप्त काल 10 अवतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत में सबसे पहले पंचायतन मंदिरों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देवगढ़ में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त शासकों ने खाली स्थान नामक एक जुर्माना लगाया जो हल के मालिक द्वारा प्रत्येक किसान द्वारा भुगतान किए जाने वाला हल कर था। तो ये हो जाएगा हलीवा कर। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में। खाली स्थान अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे, वो कौन थे? तो ये हो जाएंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा थे जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे। हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कनौज में स्थानांतरित किया था। हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कनौज में स्थानांतरित किया था। हर्षचरित कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में की थी।
एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन के काल के दौरान भारत का दौरा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो ये हो जाएगा ह्वेनसांग, और इनकी रचना था सी यू की। यहाँ गलत दिया गया है, सी यू की हो जाएगा। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के नाम से किसको कहा गया है? तो तीर्थयात्रियों के राजकुमार के नाम से जानते हैं ह्वेनसांग को। हर्ष द्वारा आयोजित कनौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? तो ह्वेनसांग के सम्मान में आयोजित की गई थी। कौन सी सभा? तो कनौज सभा। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ पे किया था? तो ये किए थे प्रयाग में। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? तो ये हराए थे पुलकेशिन द्वितीय। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या थी? 606 से लेके 647 ईस्वी तक। किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था? तो ये लिखे थे हर्षवर्धन। किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था? तो ये लिखे थे हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। किसके शासनकाल के दौरान? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। 7वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ राजा हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर चढ़े। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों के मौजूदा राजाओं द्वारा सामंत के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के साम्राज्य के बारे में। चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। रवि कृति एक जैन जिसने ऐहोल शिलालेखों की रचना की थी, उसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो ये दिया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 738 ईस्वी में किसके द्वारा अरबों को पराजित किया गया था? तो ये किया गया था चालुक्य के द्वारा। खाली स्थान माउंट आबू जो कि राजस्थान में स्थित है के दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर जैन से संबंधित है। विक्रमादेव चरित कश्मीरी कवि बिल्हड़ द्वारा लिखित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है, और इसमें कहेगा कि विक्रमादेव चरित था, ये कश्मीरी कवि बिल्हड़ द्वारा लिखा गया था, जो कि चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में इसमें लिखा गया है। विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये चालुक्य के द्वारा बनाया गया था। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी हो जाएगी कांचीपुरम। महाबलीपुरम की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे पल्लव शासक। किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान पल्लवों और चालुक्य के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ? तो ये था महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल। महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित और मारने के बाद किस पल्लव राजाओं ने वातापी कुंडा की उपाधि धारण की? तो ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मल्लल्ला के नाम से भी जाना जाता था, वे पल्लव वंश के शासक थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो ये हराए थे पुलकेशिन द्वितीय। कहाँ पे? तो नर्मदा नदी के तट पे। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम कह रहा है कि महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे का मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। कांची में एक प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के जो निर्माण किए थे, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय किए थे। महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था पल्लव के शासनकाल में। महाबलीपुरम के 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षित कला की साक्षी है? तो ये पल्लव का। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 668 ईस्वी में।
कह रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय कब हुई थी? तो 618 ईस्वी में। बादामी चालुक्य की राजधानी को बादामी में स्थानांतरित करने से पहले उनकी राजधानी कहाँ पे थी? तो इनकी राजधानी थे ऐहोल। पट्टाडकल मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो ये चालुक्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। दक्षिण भारत में भूमि दान करने की प्रथा किस शताब्दी के बाद बहुत आगे बढ़ गई थी? तो ये बढ़ गई थी 8वीं शताब्दी के बाद। शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो ये इटली के मूल निवासी थे। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान पोलो की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था? तो ये किए थे नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान। आगे देखेंगे चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। बादामी किला 543 ईस्वी में चालुक्य वंश के पुलकेशिन प्रथम के द्वारा निर्मित एक प्राचीन किला है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर रॉक कट मंदिर का एक उदाहरण है। काकतीय वंश की किस रानी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था? तो ये हो जाएंगी रुद्रमा देवी। भारत के किस भाग पर मुख्य रूप से पल्लव और चालुक्य का शासन था? तो ये था दक्षिण भाग पे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? तो ये धारण की पश्चिमी गंग वंश के। अब हम लोग पढ़ेंगे साम्राज्यों के काल के बारे में। भारत के दो महान कलाकार बीतपाल और धीमान ये पाल वंश के थे। किस वंश के थे? भारत के दो महान कलाकार बीतपाल और धीमान ये किस वंश के थे? तो पाल वंश के थे। कह रहा है कि यहाँ पर विक्रम होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी धर्मपाल के द्वारा। पश्चिमी भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी कौन सा था? तो ये थे राष्ट्रकूट। पश्चिमी भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी कौन सा वंश था? तो राष्ट्रकूट वंश। जिसकी स्थापना कौन किए थे? तो दंती दुर्ग किए थे। राजधानी कहेगा तो माने खेत हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग। हिरण्य गर्भ का प्रदर्शन किसने किया? तो दंती दुर्ग किए थे। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था? तो ये थे दंती दुर्ग। कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये एलोरा में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन सी गुफा स्थित है? तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा स्थित है। खाली स्थान यहाँ पे एलोरा हो जाएगा। एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया के सबसे बड़ा रॉक कट स्मारक है। आगे हो जाएगा एलोरा में कैलाश मंदिर रॉक कट मंदिर का एक उदाहरण है। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा एलोरा। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण को किस वंश ने संरक्षण दिया? तो ये दिए थे राष्ट्रकूट वंश ने। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में किया गया था। राष्ट्रकूटों का सबसे अस्थायी योगदान क्या है? तो पंपा, पोन्ना, राणा, कन्नड़ कविता के 3 लेखक और कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूटों का सबसे अस्थायी योगदान हो जाएगा पंपा, पोन्ना, राणा और कन्नड़ कविता के 3 लेखक और कैलाश मंदिर। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश के सबसे महान राजा हो जाएंगे मिहिर भोज। दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 753 ईस्वी में। मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर है? तो हिंदू और जैन दोनों। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण चंदेल राजपूतों द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कैलाश मंदिर के निर्माण करवाए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा
प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये खजुराहो में स्थित है। कौन से मंदिर कामुक मूर्तियों वाली नगर शैली की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा खजुराहो के मंदिर। बगदाद का रहने वाला अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो अल मसूदी था ये बगदाद के रहने वाला था और ये आया था महिपाल प्रथम के शासनकाल में। संस्कृत कवि राजशेखर महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? तो महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। कौन? तो संस्कृत के कवि राजशेखर। वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण किस प्रतिहार शासक द्वारा किया गया था? तो मिहिर भोज के द्वारा। किस प्रतिहार राजा ने प्रमन की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएंगे मिहिर भोज। पालो के पतन के बाद किस राजवंश ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया? तो ये वंश हो जाएगा सेना राजवंश। नोबल परंपरा किस राजवंश से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी सेन राजवंश से। यहाँ पर सेन होगा, कहीं कहीं इसका राइटिंग जो है मिस्टेक है। नोबल परंपरा किस राजवंश से संबंधित थी? तो सेन राजवंश से। सेन वंश का अंतिम राजा कौन था जिसके शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया और उनका साम्राज्य खत्म हो गया? तो ये थे लक्ष्मण सेन। अब हम लोग पढ़ेंगे जो प्राचीन इतिहास है उसके विविध के बारे में। प्राचीन भारत की संस्कृति के संदर्भ में पंचायतना का अर्थ है? तो ये हो जाएगा मंदिर वास्तुकला की एक शैली। जो पंचायतना क्या थी? तो ये मंदिर वास्तुकला की एक शैली थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ क्या है? तो एक मातहत शासक। सामंत शब्द के अर्थ हो जाएगा एक मातहत शासक। लाद खान मंदिर नामक प्राचीन काल का मंदिर किस स्थल पर है? तो ये एहोल स्थल पे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो ये भागभद्र के दरबार के राजदूत के रूप में आए थे। भारत के किस राज्य में आपको हेलियोडोरस स्तंभ मिलेगा? तो ये मिलेगा मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो ये थे भास्कराचार्य। सरभपुरिया और सोमवंशी नामक के राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया। प्राचीन काल में बाजरा की खेती परमाण किस स्थल पर मिलता है? तो ये मिलता है हलूर में। सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो ये रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा किन ब्राह्मणों ने अपना पारंपरिक पेशा छोड़ दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक राज्य स्थापित किया? तो ये हो जाएंगे कंदम वंश के मयूर शर्मन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? शूद्रक। ये हो जाएंगे शूद्रक किसके रचना किए थे? मृच्छ कटिका के। कलहड़ कहेगा तो कलहड़ ये रामचरितमानस के नहीं किए थे, कलहड़ किए थे किसका? तो राजा तुरंगड़ी के। हर्षचरित के लेखक हो जाएंगे बाणभट्ट और शाहनामा के लेखक हो जाएंगे फिरदौसी। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? तो इसमें हो जाएगा शूद्रक के हो जाएगा, शूद्रक की रचना हो जाएगा मृच्छ कटिका, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट है, फिरदौसी की रचना हो जाएगा शाहनामा। इसमें सुमिलित कौन सा नहीं है? नहीं कहेगा तो ये हो जाएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचना कौन किए थे? तो तुलसीदास किए थे। कलहड़ किसकी रचना किए थे? तो ये राजा तुरंगड़ी के किए थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत की प्रादेशिक शक्ति का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से कान एक उपज हिस्सा नहीं है।